नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज का आज हम जो है 10th पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसके अंदर हम जो है 125 शिफ्ट कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और ये जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जीके जीएस आप सभी जानते हैं 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं स्टेज 1 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम जो है इस कंप्लीट 125 शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले ये टोटल 125 शिफ्ट आपको देखनी बेहद जरूरी है, जिससे आप जो है 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में आसानी से जो है टारगेट कर पाएंगे अपने जीके जीएस में, और जो है काफ़ी ब्राइट चांस आपके हो जाएंगे सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए। बात रही इसकी पीडीएफ की, तो बिल्कुल पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है हमारे इस पीडीएफ को जो है बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और इस वीडियो की बात करूं तो रोज रात को 8 बजे ये वीडियो आ जाती है। रोज रात को 8 बजे जो है ये वीडियो आ जाती है। 40 से 45 मिनट की वीडियो होती है, तो एक दिन के अंदर आप 40 से 50 मिनट आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो आप सभी जानते हैं 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ये 3 क्षेत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं। और इन तीनों क्षेत्रों में से जो है सर्वाधिक योगदान जो देता है जीडीपी के अंदर, तो वो कौन सा देता है? तो वो देता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है वो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं तो क्या क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है? कृषि आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करूं तो विनिर्माण उद्योग आता है। इसके बाद जो है कपड़ा आता है, रसायन आता है, खाद्य प्रसंस्करण आता है। खाद्य याद रख लेना बस, खाद्य प्रसंस्करण आता है। और क्या आता है? और जो है इस्पात आता है और ऑटोमोबाइल आता है। इस्पात आता है और ऑटोमोबाइल आता है। तृतीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो ये आता है व्यापार आता है, परिवहन आता है। उसके बाद क्या आता है? व्यापार परिवहन आता है, परिवहन संचार आता है, संचार आता है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग आता है। और क्या आ सकता है इसके अंदर? स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है। स्वास्थ्य आता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप जो पढ़ रहे हैं ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, स्वास्थ्य। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी पर आता है, कितना टाइम लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर जो है समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको कहा जाता है उल्कापिंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैं छोटा छोटा आपको बता देता हूं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? चट्टानी और धातु से बने छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह।
सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो ये हो जाएगा सेरस। ठीक है, सेरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मुताबिक जो है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो टोटल जो हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह हैं ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 ग्रह। तो 8 ग्रह जो है हमारे वर्तमान में हैं। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह हैं, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। इसके अलावा जो सीरिस, प्लूटो और एरिस, ये 3 बोने ग्रह है। तो बोने ग्रह कितने हैं, बोने ग्रह हो जाएंगे 3। बोने ग्रह हो जाएंगे 3। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो प्लूटो हो जाएगा, एक सीरिस हो जाएगा और एक जो है एरिस हो जाएगा। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे निकटतम, सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा, और सबसे जो दूर ग्रह है वो हो जाएगा वरुण। ठीक है, ग्रहों के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 का विषय क्या था। यहाँ पे मकसद नहीं है 2019 का करंट अफेयर बताने का, वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है ये कौन मनाता है, इसको कौन मनाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है इसको मनाता है। यानी कि वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है उसको कौन मनाता है, RBI जो है इसको सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खैर ये थीम छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये 2019 का करंट अफेयर था। जो स्टैटिक जीके है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप जो जरूर याद रखिएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है RBI के द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2016 से। ठीक है, 2016 से जो है हम वित्तीय साक्षरता सप्ताह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, RBI की स्थापना की बात करूं तो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम कौन सा था, अधिनियम था 1934, अधिनियम था 1934। और जो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी, स्टार्टिंग में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1937 में जो है इसको बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुंबई में 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कीट किसके माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये जो कीट होते हैं ये किसके माध्यम से सांस लेते हैं, तो स्पाइरेलेक्स, ये जो है भी ये साइंस से रिलेटेड शब्द देख लेना, स्पाइरेकल्स के माध्यम से जो है ये जो कीट पतंगे होते हैं ये स्पाइरेकल्स के नाम के माध्यम से जो है सांस लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जो है राजी कर लिया था। यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने और नेताओं को भी खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। यानी कि कहने का ये मतलब है महात्मा गांधी ने और नेताओं को राजी कर लिया था कि भाई जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है इसके साथ साथ जो है हम एक नया असहयोग आंदोलन भी चला सकते हैं। बात करूं खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 1919 के अंदर। असहयोग आंदोलन की बात करूं, असहयोग आंदोलन की बात करूं कब शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर 1920 को जो ये शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था, समाप्त हुआ था 1922 में।
किसके साथ समाप्त हुआ था? 1922 में एक घटना हुई थी, चोरा चोरी की घटना, आप सभी ने देखी होगी। 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी कहीं पे आपको डेट मिलेगी, 1922 में हुई थी। उसके अंदर जो है एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। उसी घटना से शतबद्ध होकर महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 के अंदर। बात करें इस अधिवेशन की, तो किस अधिवेशन में ऐसा निर्णय लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये फैसला लिया गया था। बात हो गई है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। अब मैं कुछ लाइनें आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव जो है A.O. हयूम थे। ये याद लीजिए, मैं लिख देता हूँ महासचिव कौन थे। महासचिव थे A.O. हयूम, A.O. हयूम। और इसके अध्यक्ष कौन थे? A.O. हयूम। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद कुछ और जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि 1886 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 का जो अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। पहले ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1888 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। 1889 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। सर विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1890 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, जिसकी अधिवेशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ, पहले 1885 से लेके 1890 के ये 5 से 6 आंदोलन आपको याद रखने हैं, मतलब अधिवेशन याद रखने हैं। इनकी अध्यक्षता किसने की और ये किस स्थान पर जो है आयोजित किए गए थे। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? 1905 वाला जो है अधिवेशन याद रखेंगे, क्योंकि 1905 में जो है बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 1905 का जो अधिवेशन था ये बनारस में संपन्न करवाया गया था और जो इसकी अध्यक्षता थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1906 का जो अधिवेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जो 1906 में जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1916 का आप अधिवेशन याद रखेंगे, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? MG मजूमदार ने की थी 1916 के अधिवेशन की। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। 1916 में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल जो है दोनों एक साथ आ गए थे और मुस्लिम लीग की भी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गई थी। मतलब इनका समझौता हो गया था कि भाई ठीक है, हम दोनों मिलजुल कर जो है काम करते हैं। उसके बाद 1917 का अधिवेशन आपको याद रखना है, क्योंकि प्रथम जो महिला थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, जो प्रथम महिला बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? 1924 का याद रखना है, क्योंकि 1924 में पहली और अंतिम बार जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। कहां पर आयोजित किया गया था? बेलगाम में जो है आयोजित किया गया था। उसके बाद 1924 के बाद आपको कौन सा अधिवेशन याद रखना है? 1925 वाला याद रखना है, क्योंकि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी अध्यक्षता की थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आपको 2 और अधिवेशन याद रखने, 1938 और 1939। इन दोनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, लेकिन 1939 में जो है उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनके जो है मतभेद हो गए थे महात्मा गांधी जी के साथ। इतनी जानकारी भाई आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो है कहीं से भी जो है पूछा जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है, जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है,
ये एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये साक्षात है। साक्षात पोर्टल जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो साक्षात पोर्टल है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये भाई 2006 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो साक्षात पोर्टल था इसको 2006 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए जो है समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भू आकृति विज्ञान। ये सिंपल सी चीजें होती है जिनका भी अध्ययन किया जाता है वो उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि जलवायु का अध्ययन करेंगे तो जलवायु विज्ञान के नाम से जाना जाएंगे, जल का अध्ययन करेंगे तो जल विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ज्यादा माथापरची करने वाली चीज नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भाई तीन चीजें हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये तीनों चीजें हमने जो है किस संविधान से जो है ग्रहण की है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रांस के संविधान से जो है हमने इन चीजों को लिया है। बाकी और भी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि संसदीय प्रणाली हो गई, संसदीय शासन प्रणाली हो गई, ये किससे लिया है? ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। कानून का शासन हमने किससे लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। कैबिनेट प्रणाली किससे लिया है? ब्रिटिश संविधान से ली है। नागरिकता हमने किससे ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसकी इस क्वेश्चन के बारे में बात हुई है तो ये हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिए है? सोवियत संघ के संविधान से लिए है। मौलिक अधिकार हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिए है। न्याय के आदर्श हमने कहां से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को निलंबित करना जो है वो हमने कहां से लिए? जर्मनी के संविधान से लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं लिखूंगा तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा जो आपको भी फ्रस्ट्रेट करेगा। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लेना, बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में एयर इंडिया के लोगो में इनमें से क्या शामिल है? लोगो ये है भाई, जो लोगो आपको देखता है ना, चैनल का लोगो जो होता है कुछ ऐसा ऐसा बना होता है, उसके अंदर कुछ लिखा होता है, ये लोगो है। तो एयर इंडिया के लोगो में इनमें से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एयर इंडिया के लोगो में एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, ये शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो अलोह धात्विक खनिज नहीं कौन सा हो जाएगा? तो अभ्रक जो है ये अलोह धात्विक खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है ये समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों ही महासागर के जो है समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है ये समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्रदान किया गया है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। अब भारतीय संविधान के कुछ जो मौलिक अधिकार है मैं बता देता हूं। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। भाग किस में आते हैं? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। 4 में क्या आएंगे? भाग 4 के अंदर नीति निदेशक तत्व आएंगे। ठीक है, 36 से 51 खैर वो बाद का मुद्दा है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा। भाग 3 के अंदर आएंगे। टोटल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आप क्या याद रखेंगे, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी। चलिए ये बता देता हूं, समानता होगी 14 से 18, स्वतंत्रता होगी 19 से 22, शोषण के विरुद्ध होएगा 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता होगी 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी होगी 29 से 30। लास्ट बच गया, क्या बच गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, ये हमारे भारतीय के जो है मूल संविधान के जो मौलिक अधिकार है मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। ऊपर क्वेश्चन या फिर पीछे वीडियो में मैंने बताया है 1920 से 1922 के बीच में चला था। कहाँ पे है 1920 से 22, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1920 से 22 के बीच में चला था। और इस आंदोलन को वापस क्यों लिया था, क्योंकि 1922 के अंदर जो है चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी उससे जो है नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो शिक्षा से जो वेबसाइट संबंधित नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑनलाइन, ये हो जाएगा SBI.com। ये किससे संबंधित है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, SBI बैंक, ये उससे रिलेटेड संबंधित है। बाकी ये इग्नू की ये वेबसाइट शिक्षा से संबंधित है, NCERT की वेबसाइट जो है शिक्षा से संबंधित है, नहीं है पूछा गया ना, तो ठीक है, राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, राइट ऑप्शन education.in। आई होप आप समझ गए होंगे शिक्षा से संबंधित वेबसाइट कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता को भारतीय सरकार अधिनियम वर्णित किया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश में वर्णित किया गया है, 1935 आ जाएगा। तो यह भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसी के जो भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता था इसी को जो है भारत सरकार 1935 प्रांतीय स्वशासन में जो है इंक्लूड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो 16 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो इनमें से कौन सी ऐसी इकाई है जो जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति जो है वो जीवधारी के वर्गीकरण की मूल इकाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के रूप में जो है इनको जाना जाता है। इन सभी जो इंस्टीट्यूशन है मैं इन सभी के बारे में आपको बता चुका हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता भी होगी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, अधिनियम 1934 को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये सभी आपको जो है बता चुका हूं। भारतीय स्टेट बैंक का जो है पूरा कच्चा चिट्ठा जो है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। 1806 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में जो है इसका जो वर्तमान नाम है SBI, ये नाम SBI दिया गया था 1955 में, और 1955 में ही जो है इसको एक सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक का दर्जा मिला था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दोनों की, वर्ल्ड बैंक की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, स्थापना वर्ष। चलिए हिंट दे देता हूं आपको, इन दोनों की जो स्थापना हुई थी वो एक ही वर्ष में हुई थी। ठीक है, ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर जो प्राप्त राशि होगी उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम को जाना जाता है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के जो राष्ट्रपति हैं मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। तो किससे लिया गया है? अरबी, संस्कृत, फ्रेंच या फिर लैटिन? अरबी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, अरबी शब्द से लिया गया है मानसून शब्द को, और मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो 21 में क्या कहा गया है? इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विराट कोहली को 2018 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी जो शुरुआत है इस पुरस्कार की, ये कब हुई थी? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है 1991-92 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आप याद रखना 2021 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये 2021 में नाम चेंज किया गया है भाई, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जी थे, टोडरमल जी जो थे ये अकबर के शासन में राजस्व मंत्री होते थे। और अबुल फजल क्या होते थे? अबुल फजल की आपको पुस्तक जरूर इसकी याद रखना, तो अकबरनामा इनके द्वारा जो है लिखी गई थी। अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा और एक और पुस्तक थी, क्या थी मेरे याद नहीं आ रहा अभी। अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने अकबरी। ठीक है, ये जो अबुल फजल थे ये अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसको छोड़ देते हैं एक बार। संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार है भाई भारत में। समानता अधिकार है, 14 से 18 के बीच में है। क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्या है? ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी, यानी कि हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य है ये, और ये अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। और जो हमारे मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं ये किससे किससे के बीच में है? 36 से लेके 51 अनुच्छेद के बीच में ये आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? तो केरल का लिंगानुपात किया गया है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के बाद जो है अगर सीक्वेंस वाइज चले तो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2025 आ चुका है भाई, अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। होगी नहीं होगी, कब होगी भगवान ही जाने, या फिर नरेंद्र मोदी जी जाने। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1084 जो है ये लिंगानुपात है केरल का। ठीक है, जनगणना के बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा आपके एनटीपीसी एग्जाम से पहले, उसको देख लेना 2011 की जनगणना, और आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद रखना, पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? मायो के काल में हुई थी, मायो या फिर मेयो। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, ये जानकारी रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रतिक्रिया का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हाइड्रोजन बम है ये थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया का जो है एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में जो है किसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। शायद मैंने इसी वीडियो में पूछा है आपसे आईएमएफ की स्थापना, मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पूछा भी होगा मैंने बता दिया। कहाँ पे पूछा था मैंने, एक सेकंड, ये रहा, ये मैंने पूछा है ना, ये वर्ल्ड बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मैंने बताया भी था, हिंट भी दिया था, एक ही साल हुई थी। तो 1944 में जो है भाई इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मैंने खुद ही बता दिया। कहाँ गया, ये रहा, 1944 में जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। इसके बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मैं बात करूं तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की बात करूं तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद रह गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। स्थापना कब हुई थी? 1919 में। 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जिनेवा में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 में बोला गया है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान कब आया था स्वदेशी आंदोलन? तो ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था। इसी के अगेंस्ट जो है ये चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा और पीला जो है ये 3 कलर इसके अंदर होते थे। 28 की बात करूं तो इसके अंदर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, पावर ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज वैल्यू एंड डेवलपमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है ये पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखित। बाकी पॉवर्टी एंड फेमिन्स ऑन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी और रिसोर्सेज वैल्यू एंड डेवलपमेंट, ये तीनों ही पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक बच गई ये किसके द्वारा लिखी गई है? जिसका नाम है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम किसकी कृति है? तो ये किसकी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलांगो अडिगल की जो है ये स्मृति हो जाएगी। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम जो है किसने लिखा है? इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना क्योंकि लिखूंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा। शिल्पादिकरम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जो कनग्गी नाम की एक महिला की कहानी है जो अपने पति की गलत फांसी के लिए न्याय चाहती है। महाकाव्य की रचना इलांगो अडिगल के द्वारा की गई थी। ये एक तमिल कवि और राजकुमार थे जो दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान रहते थे। और संगम काल किसके अंतर्गत आता था? विजयनगर के अंतर्गत आता था। विजयनगर के 4 काल आते थे। विजयनगर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में हुई थी। ठीक है, 1336 में हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके अंदर 4 काल हुए थे, 4 संगम हुए थे। कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले तो इसके अंदर हुए थे संगम वंश था सबसे पहला। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद सालू वंश था, सालू वंश था। उसके बाद तुलुव वंश था, तुलुव वंश था। और अंतिम वंश कौन था? तो ये था अराविडू वंश, अराविडू। ठीक है, ये वंश था। ये 4 वंश थे इन्हीं के अंतर्गत। बाकी किसी दिन हम जो है डिटेल से इन चारों वंशों को भी पढ़ेंगे। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऑब्वियसली जो तृतीय क्षेत्र है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई, माफ कीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा ये। तृतीय क्षेत्र नहीं, सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सकर्वी रोग होता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो ये सकर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। तो हेमेटाइट के जो सर्वाधिक भंडार है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं तो इस्पात की कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की जो है आवश्यकता होती है। तो जो इस्पात लोहा होता है उसको स्ट्रोंग या फिर कठोर बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व की जो है आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगनीज तत्व की जो है आवश्यकता होती है, जिससे जो है इस्पात लोहे को कठोर और किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगम किस वर्ष हुआ था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो निगम था यानी कि इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो 1907 के अंदर जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो है शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करूं तो बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक बाघ जो दिवस है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। और आप मुझे ये बताएंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं। 1970, 1971, 1970, 1971, 1972 और 1973। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए, आप चूज करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे। तो ये जो बंदा सिंह बहादुर थे ये कब शहीद हुए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1716 में जो है ये शहीद हुए थे, दिल्ली के महरौली में जो है ये शहीद हुए थे। जन्म इनका कब हुआ था, जन्म हुआ था 1670 में, 1670 में। ठीक है, 1670 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था, कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई, मृत्यु हुई 1716 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। तो किस रिपोर्ट के द्वारा जो है, ये से लगा लेना यहाँ पे, किस रिपोर्ट के द्वारा जो है अस्तित्व में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ब्रेंट लैंड रिपोर्ट के द्वारा जो है सतत विकास की अवधारणा को अस्तित्व में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं तो उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाता है। तो एनपीके की नॉर्मल सी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है एनपीके का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं तो 39 में कहा गया है इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसको मिला था, ऑप्शन नंबर डी, ए श्रीनिवासन राज को मिला था। लेकिन आपको ये याद रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, द्रोणाचार्य तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, यानी कि ये हवा से हवा में वार करती है, हवा से हवा में मार करती है।
ठीक है, ये इसका धनुष जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ बिल्कुल जो है फ्री में आपको मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्यों